नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं विंडोज आईएनसी, रोडवेज आजमगढ़। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें वेदांता हॉस्पिटल लच्छरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। शासन की मंशा के अनुरूप जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से फरवरी माह के प्रथम मंगलवार को जनपद की सभी तहसीलों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने तहसीलों पर आयोजित होने वाले संपूर्ण समाधान दिवसों में जन समस्याओं की सुनवाई और उसके निस्तारण की स्थिति जानने हेतु मंगलवार को अचानक तहसील मेहनगर पहुंचे। वहां आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का विधिवत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवसों में आमजन से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की स्थिति की रैंडम जांच हेतु निस्तारित मामलों से संबंधित शिकायतकर्ता से दूरभाष पर सीधे वार्ता किया। इस दौरान कई फरियादियों के मोबाइल नंबर गलत मिलने पर उन्होंने वहां उपस्थित फरियादियों से कहा कि आप लोग अपना सही और सक्रिय नंबर प्रार्थना पत्र पर अंकित करें, जिससे कि निस्तारण की रैंडम चेकिंग की जा सके। मंडलायुक्त श्री पंत ने दूरभाष पर वार्ता के दौरान डीहा निवासी रामचेत्र पुत्र जगदेव ने बताया कि चकमार्ग पर अवैध कब्जे से संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्र उनके द्वारा गत संपूर्ण समाधान दिवस में दिया गया था, परंतु उसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। जबकि निस्तारण संबंधी रजिस्टर में राजस्व निरीक्षक द्वारा उल्लिखित किया गया कि 1 सप्ताह में चकमार्ग से दीवार हटा लेने की सहमति बन गई है। मंडलायुक्त ने इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए प्रकरण को अनिस्तारित माना तथा संबंधित राजस्व निरीक्षक को तत्काल मौके पर जाकर गुणवत्तायुक्त निस्तारण कर वस्तु स्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया। इसी प्रकार 4-5 अन्य शिकायतकर्ता से भी उन्होंने दूरभाष पर बात कर निस्तारण की स्थिति के संबंध में जाना, जिसमें से कुछ मामलों का निस्तारित होना पाया गया जबकि कुछ अनिस्तारित होना बताया गया। मंडलायुक्त श्री पंत ने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तायुक्त और ठोस निस्तारण सुनिश्चित करें। वहीं जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में तहसील निजामाबाद के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। जिलाधिकारी ने जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 83 मामले आए, जिनमें से 2 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष 81 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। प्राप्त मामलों में 50 राजस्व के, विकास के 19, पुलिस के 13, शिक्षा के 1 मामले शामिल हैं। वहीं सदर तहसील में एसडीएम सदर गौरव कुमार की अध्यक्षता व सीओसीटी राजेश तिवारी की उपस्थिति में 137 फरियादियों ने प्रार्थना पत्र दिया, जिनमें से 14 शिकायती पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष के लिए संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। आजमगढ़ के तरमा थाना क्षेत्र के टंडवा गांव निवासी 55 वर्षीय पतिराज मौर्य पुत्र सोमारू मौर्य अपनी पत्नी विद्या देवी के साथ गाय पहुंचाने के लिए ससुराल बनगांव थाना तरमा जा रहे थे कि गांव के समीप ही बेसो नदी पार करते समय डूबने से पति पत्नी की मौत हो गई। मंगलवार को पतिराज व विद्या देवी घर से दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर लगभग 11 बजे गाय लेकर निकले थे। अपने गांव के दक्षिणी तरफ स्थित बेसो नदी को कम पानी समझकर पार करने लगे। गाय पकड़कर आगे चल रही पत्नी अचानक गहरे पानी में डूबने लगी, जिसे बचाने के चक्कर में पति भी गहरे पानी में चला गया, जिससे दोनों की डूबने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गाय छूटने के बाद तैरकर वापस घर के दरवाजे पर पहुंच गई, जिसे देखकर परिवार के लोग खोजते हुए नदी के किनारे पहुंचे, जहां दोनों का शव उतराया हुआ मिला। वहीं आसपास के खेतों में खड़े लोग भी दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे, जिसकी सूचना लोगों ने तरवा थाना पुलिस को दी। ग्रामीणों द्वारा शव निकालकर दरवाजे पर लाया गया, जहां भारी भीड़ एकत्र हो गई। मृतक का पुत्र 24 वर्षीय प्रमोद जीविकोपार्जन के लिए सऊदी में ड्राइवरी का काम करता है, जो पिछले 1 वर्ष पूर्व ही गया था। वहीं 5 बहनों में 29 वर्षीय रेनू, 27 वर्षीय पूजा, 21 वर्षीय आरती, 18 वर्षीय खुशी, 15 वर्षीय ऋतु हैं, जिनमें से रेनू और पूजा की शादी हो चुकी है। वहीं प्रमोद सहित 3 बहनों की शादी अभी बाकी है। परिवार की पूरी जिम्मेदारी प्रबोध के ऊपर आ चुकी है। घटनास्थल पर एसओ तरमा, स्वतंत्र कुमार सिंह, सीओ लालगंज सहित राजस्व कर्मी मौजूद रहे। जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं।
जिगर मुरादाबादी के इस अनुभव को आज हमारे सामने उदाहरण के रूप में खड़े होकर ओम प्रकाश राम ने सही साबित कर दिया है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राम ने लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वन संरक्षक अधिकारी की परीक्षा उत्तीर्ण कर जनपद का मान सम्मान बढ़ाया है। उनके पिता व भाई ने मजदूरी कर ईटा पात ओम प्रकाश को पढ़ाया। उनकी इच्छा त्याग को देखते हुए ओम प्रकाश ने भी जी जान से लगकर अंततः उनके सपनों को साकार किया। आपको बता दें कि मुबारकपुर क्षेत्र के मोहब्बतपुर गांव में जन्मे ओम प्रकाश राम कानपुर के डीएवी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात हैं। सन 2018 में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उन्होंने प्रतिभाग किया था। विगत 25 जनवरी को रिजल्ट घोषित होने पर परीक्षा में पास कर 12वीं रैंक प्राप्त कर उन्होंने पूरे गांव पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनकी सफलता के लिए जीवन में जो संघर्ष किए उसका नतीजा आज माता पिता के सामने है। वे खुशी से फूले नहीं समा रहे। लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 12वीं रैंक पाने का जो कीर्तिमान उन्होंने कायम किया है वह लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है, जिससे सीख लेकर लोगों को और आगे बढ़ने का संकल्प मिल रहा है। वन संरक्षक अधिकारी के पद पर चयन होने के बाद ओम प्रकाश राम ने कहा कि इसका श्रेय वो अपने माता पिता व बड़े भाई को देते हैं, क्योंकि पिता के साथ बड़े भाई भी मजदूरी करके उन्हें पढ़ाए हैं। आज इस मुकाम पर वे पहुंचे हैं तो इनका ही आशीर्वाद है। उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि वे पढ़ाई करें और अपने परिवार का, अपने जिले का नाम रोशन करें। तो वहीं उनके भाई ने कहा कि ओम प्रकाश को पढ़ाने के लिए परिवार ने काफ़ी मेहनत की है और आज ओम प्रकाश इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जिससे वह लोग काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि वह चाहते हैं कि वह जिस तरह परिवार को साथ लेकर चले हैं वैसे भी ओम प्रकाश भी आगे परिवार को साथ लेकर चले। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में डीएवी कॉलेज कानपुर में कार्यरत हूँ। और पहले इस समय वर्तमान में क्या कहाँ चयन हुआ आपका? मेरा चयन एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट में हुआ है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित हुआ था। 2018 की वैकेंसी है। इसमें मैं 12वीं रैंक प्राप्त किया हूँ आउट ऑफ 92। और तो जैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका श्रेय किसको देते हैं और किस तरह आपने मेहनत की यहाँ तक पहुँचने में? मैं सबसे पहले माता पिता को श्रेय देना चाहता हूँ और उसके बाद बड़े भाई हम हमेशा हमारे साथ मार्गदर्शन देते रहे और इवन रोज़ मेरा हौसला बढ़ाने का काम वो करते रहे हैं। और फैमिली में सभी लोगों ने पूरी तरह सपोर्ट किया है, हमेशा मेरे साथ बैकअप के रूप में रहे हैं और मैं और आज इस मुकाम पर मैं पहुँचा हूँ। कितना संघर्ष करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने? मेरा शुरुआती दौर बहुत कष्टदायक रहा, बहुत स्ट्रगली रहा है। जब मैं बीएचयू से एमएससी कर रहा था तो उस समय उसके पहले या उस दौरान बहुत मैं स्ट्रगल किया कि बीएचयू में 2005 में मैं एमएससी किया था बॉटनी से। उसके बाद एमफिल स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस से मैं जेएनयू से एमफिल कंप्लीट किया 2008 में। और उस बीएससी एमएससी के पहले मैं सिविल नेशनल कॉलेज से मैं बीएससी किया हूँ बायोलॉजी ग्रुप और इंटरमीडिएट कॉलेज भी सिविल से ही किया हूँ और सठियाँ से हाई स्कूल मैंने उत्तीर्ण किया था, इंटरमीडिएट कॉलेज सठियाँ से। दौर ये था कि घर की मतलब इकोनॉमिक स्टेट मतलब बहुत ख़राब थी, पुअर कंडीशन थी और घर पर जैसे बाबूजी भी एक तरफ से लेबर का काम करते थे, फिर भैया भी हाई स्कूल के बाद पढ़ाने के लिए सिर्फ उन्होंने अपना एजुकेशन हालांकि कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने एमए किया है, लेकिन वो साथ में बाबूजी के साथ लेबर का काम करके इवन भट्टा में भी उन्होंने काम किया था, गारा माटी का भी लेबर का भी काम किया है। और उसके बाद स्टेटस धीरे धीरे बढ़ता गया। मैं इवन जेएनयू में जैसे गया तो वहाँ फेलोशिप मुझे जेआरएफ की फेलोशिप मिली 2 साल, फिर मैं एमफिल कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने तैयारी शुरू कर दिया और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पोस्ट आई 2008 का इंटरव्यू 2008 के इंटरव्यू में भी मैं इंटरव्यू दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन 2010 में भी, लेकिन वहाँ दोनों समय पर नहीं हो पाया। फिर 2016 का असिस्टेंट प्रोफेसर जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन एडवर्टाइजमेंट 46 था, उसमें मेरा सिलेक्शन 15वीं रैंक
100 कैंडिडेट में हुआ था। और उसके बाद मैं अपना DAV कॉलेज में ज्वाइन किया। प्रेजेंट टाइम में आज 3 साल से ऊपर मैं यहाँ जॉब कर चुका हूँ। तो सर, युवाओं को क्या कहना चाहते हैं? युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ कि वो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करें और रेगुलर स्टडी करें और अपने क्षेत्र का नाम करें। जिस तरह मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर ACF की पोस्ट को प्राप्त कर एक फियर फैक्टर को यानी डर को मैंने ख़त्म किया है। क्षेत्रवासियों को वो अपने डर को ख़त्म करके कंपटीशन किया, आगे जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। क्या कह रहे थे न्यूज़पेपर पढ़ के? और मैं हमेशा अपने, हालांकि मम्मी पापा दोनों लोग अनपढ़ रहे हैं और मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहा। जैसे न्यूज़पेपर से पढ़कर अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट मिलाता था। इवन भैया न्यूज़पेपर से या कुछ उनके जैसे सोशियोलॉजी से MA किए थे तो कार्ल मार्क्स की हमेशा बातें करते थे कि हाँ, स्ट्रगल करने वाला व्यक्ति हमेशा विश्व विजेता बन सकता है। उनके लिए कोई खोने के लिए कोई नहीं बचता है। तो उन्हीं सिद्धांतों पर मैं रात दिन मेहनत करता था। इतनी बड़ी खुशी से हम कह नहीं सकते अपने बयान से। ये हमारे परिवार के, समाज के, पूरे गांव खुशी का माहौल पूरा बना हुआ है। कितना संघर्ष करना पड़ा आप लोगों को? संघर्ष करने के लिए वही हम जो क्षण पढ़े सबसे हम संघर्ष कर रहे हैं। आगे पढ़ाने के लिए हम इनको अपना जीवन जैसे इसमें हम लगा दिए। तो पढ़ाई में सब समय इन्हीं में हम लोग लगाए हैं। तो आज ये अच्छे पोस्ट पे हो गए हैं, क्या कहना है आपकी? ये है कि भाई हमारे जो समाज के लिए प्रेरक स्रोत बने और समाज के लिए और कार्य करें। और आपके भाई हैं, आपने ना पढ़ाया लिखा, अब इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? बस ये उम्मीद करते हैं कि परिवार से लेकर सब कुछ चलें। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के पूर्व राष्ट्रीय सचिव महेंद्र चौहान के साथ सोमवार को मऊ के कलेक्ट्रेट परिसर में हुई मारपीट की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष बबीता चौहान के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने मंगलवार के दिन महामहिम राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ को सौंपा। इस दौरान बबीता चौहान ने बताया कि महेंद्र चौहान भाजपा के लोगों द्वारा चौहान समाज को गाली देने को लेकर ज्ञापन देने जा रहे थे कि मऊ कलेक्ट्रेट परिसर में कर्णी सेना के जिला अध्यक्ष व उनके समर्थकों ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। ज्ञापन के माध्यम से सपा ने मांग किया कि महेंद्र चौहान पर हमला करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। मामला ये है कि हमारे चौहान समाज के भाई श्री महेंद्र चौहान जो प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे चौहान समाज के जो इस समय वर्तमान सरकार में वन मंत्री माननीय दारा चौहान जी के पोस्टर पर चप्पल द्वारा मारा जा रहा था, उसी के सिलसिले में हमारे महेंद्र चौहान भाई ज्ञापन देने पहुंचे DM कार्यालय मऊ जनपद में। वहां पर से ज्ञापन दे कर महेंद्र चौहान जी वो लौट रहे थे। उसी कलेक्ट्रेट में घुस करके सौर समाज के लोग, सभी लोग भाजपा सरकार में सरेआम चौहान समाज को मारा जा रहा है। चौहान समाज के एक भाई को मारा जा रहा है, चौहान समाज के एक बेटे को, गरीब बेटे को मारा जा रहा है, जो कि चौहान समाज के सारे भाई, सारे समाज चौहान भाजपा को वोट भी दी और भाजपा ही सरकार में हमारे चौहान भाई मारे पीटे जा रहे हैं। योगी जी को इस मामले में हमारे बड़े भाई को महेंद्र चौहान जी को न्याय दिलाने का काम करें। जल्दी से जल्दी जितने अपराधी हैं सबको जेल भेजने का काम करें, नहीं तो इससे भी बड़ा हमारे चौहान समाज के सभी लोग इकट्ठा होकर एक बहुत पूरे प्रदेश में पूरा जन आंदोलन हम लोग तय कर लिए कि अब हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। चौहान एकता एकदम पीछे समाज के लोग सभी लोग मारे पीटे जा रहे हैं, सबको लेकर के हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। अगर योगी जी से मैं निवेदन कर रही हूँ, हमारे भाई को अगर न्याय नहीं मिला तो बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग चौहान समाज करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार के दिन कर्णी सेना ने मऊ कलेक्ट्रेट परिसर में महेंद्र चौहान पर हमला किया था। इस दौरान कर्णी सेना का आरोप था कि महेंद्र चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी की थी।
इस वजह से उन्हें मारा पीटा गया। अगर कोई एक व्यक्ति गाली देता है समाज को, तो पूरे समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अच्छा, ये कौन थे लोग? पता नहीं कौन थे, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो महाराज जी को गाली दे रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे, मार के सही कर देंगे हम लोग। कोई भी बदतमीजी करेगा महाराज जी को गाली दिया गया, बर्दाश्त नहीं होगा। योगी जी को गाली देगा, कोई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाएगा। किसी पार्टी के होंगे, मैं नहीं जानता, कोई पार्टी के हों वो। वहीं महेंद्र चौहान का कहना था कि भाजपा के लोग प्रदेश सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान को अपमानित कर रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया था। कहा गया है कि भाई ये संवैधानिक आप विरोध करिए, किसी को वीडियो जारी करके किसी समाज को जूता मत मारे, तो आप मारिए। ये किस वो अभी वीडियो जारी हुआ, हम लोगों ने वीडियो देखा है दारा चौहान को। ये वीडियो ठीक है, दीक्षित अगर गलत काम किए हैं तो दीक्षित को सजा दीजिए। हाँ, वो भी अगर गलत करते हैं तो उनको पार्टी से शिकायत करिए, लेकिन एक आप खुले आम समाज के बीच में जूता मारना अच्छी बात नहीं है। आपके साथ हिंसा हुई, क्या करेंगे इसका? आपके साथ हम आने वाले समाज को इकट्ठा करके इस पर हम विचार करेंगे, निर्णय लेंगे, आगे जो कार्रवाई होगी करेंगे। समर्थक पे आप थे? नहीं, हम समाज के समर्थक में, चौहान समाज के। बीजेपी वालों ने आपको भी मारा है? जी, हमको तो इतना बुरी तरह से मारा है, हम कुछ उनसे कुछ कहे भी नहीं है, फिर भी मारे हैं। कैडी सेना के लोग फिर भी मारे हैं। क्या करेंगे आप लोग? अब हम ये गुंडई है, हम लोग अब पूरे समाज को इकट्ठा करके हम डीएम साहब के, एसपी के यहाँ हम लोग ज्ञापन देंगे, आंदोलन करेंगे। कैडी सेना के खिलाफ FIR कराएंगे? एकदम कराएंगे। भले ही योगी सरकार ने जर्जर भवनों में संचालित सरकारी कार्यालयों को सुरक्षित नए भवनों में जल्द से जल्द स्थानांतरित करने का फरमान जारी कर दिया है, लेकिन फिलहाल यह आजमगढ़ में कई विभाग के लिए दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। आजमगढ़ शहर के समीप जाफरपुर में किराए के भवन में चल रहा ARTO कार्यालय दुर्दशा का शिकार है। हालत यह है कि यहाँ पर आम लोगों की हमेशा भारी भीड़ रहती है। कहने को तो परिवहन विभाग में लाइसेंस व अन्य कागजातों के लिए ऑनलाइन व्यवस्था हो रही है, लेकिन यहाँ पर पुराने जर्जर भवन खतरे का सबब बन गए हैं। यहाँ पर मौजूद अधिकारी व कर्मचारी के साथ ही आम लोग खतरे के बीच रहते हैं। लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कर्मियों को हमेशा मौजूद रहना पड़ता है, जिससे उन्हें हमेशा चिंता बनी रहती है। ARTO के अनुसार यहां से किराए के भवन में चल रहे कार्यालय को हटाकर गंभीर वन में प्रस्तावित स्थान पर ले जाना है, लेकिन अभी उसमें समय लगेगा। तब तक मरम्मत से काम चलाया जा रहा है। देखिए, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। इस बात से हम लोग भी थोड़ा सा चिंतित हैं कि ये कार्यालय बहुत पुराना है और जब से ये ARTO कार्यालय चल रहा तब से किराए के भवन में है, और प्रयास हमारा यही है कि जनपद को एक नया कार्यालय मिल जाए, और हमारे लिए ये ज़मीन भी आवंटित हो गया गंभीर वन में। आशा है कि अगले कुछ दिनों में इसका कार्यालय का कार्य आगे बढ़ जाएगा और एक आध साल में एक नया कार्यालय हमको मिल जाएगा। जैसे हम लोग वहाँ पे बात किए, कहे कि हम लोग जो है कि मौत के नीचे बैठे हुए, कब जो बिल्डिंग जो है छत जो गिर जाए, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था। हमारे पहले भी साहब थे, अभी थे कि कहीं और भी कार्यालय शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन इस मानक में कोई कार्यालय मिला नहीं, तो जिसकी वजह से ये जितने दिन तक चल रहा है हम लोग किसी तरह से चला रहे हैं। मकान मालिक से कहते रहते हैं, रिपेयर वगैरह का वर्क होता रहता है, और आशा है कि जल्द ही ये कार्यालय हम लोग सरकारी भवन में शिफ्ट कर लेंगे। कार्यालय की स्थिति फिलहाल तो खराब है, इसके छत जो है टूट के गिर रहे हैं, तो खतरा का तो जगह है। किस तरीके से यहाँ काम कर पा रहे हैं आप लोग? क्या सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये तो अपने हम लोग उच्चाधिकारियों को अवगत कराएंगे कि इसको माने मरम्मत हो ताकि हम लोग सेफ रहें। बरसात में पानी भी आ जाता है और हाँ, अभी हाल में ही इसमें 2 फीट पानी भरा हुआ था। काम पे असर नहीं पड़ता है? काम पे असर होता है, लेकिन एक इसकी माने व्यवस्था की जा रही है, बिल्डिंग बन रही है इसकी, जो ही बनेगा हम लोग वहाँ चले जाएंगे। कोरोना काल में जनता की उम्मीदों के बोझ को लेकर केंद्र सरकार ने सोमवार को आम बजट पेश कर दिया। इस बजट से शेयर बाजार जहां झूम उठा, तो वहीं आम बजट से आम आदमी कितना प्रभावित हुआ है, जानने के लिए ABC चैनल ने कुछ लोगों से उनकी राय जानी। 50% लोगों ने बजट को संतुलित व अच्छा बताया, तो 50% ने आम बजट को आम आदमी के लिए झटका करार दिया। कुछ ने बजट के प्रति संतोष जाहिर करते हुए इसे संतुलित बजट बताया है, तो कुछ ने बजट को लेकर अपनी निराशा जाहिर की है।
बजट बहुत ही अच्छा और बहुत ही संतुलित बजट है और सभी वर्गों का बहुत ही खास तौर पे ध्यान दिया गया। थोड़ा सा मिडिल क्लास के लिए उनको और अलग से करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, फिर आगे देखा जाएगा। और दुनिया जिस हिसाब से करा रही है कोरोना जैसी महामारी से, और उसमें इन्होंने कोई टैक्स नहीं लगाया सरकार ने, ये बहुत ही अच्छी बात है। सरकार के लिए इसके लिए बहुत ही साधुवाद है कि उन्होंने अलग से टैक्स नहीं, जिससे महंगाई नहीं आएगी और किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा आम जनता को। कुल मिला के बजट बहुत ही अच्छा है और हम लोग जिस हिसाब से उम्मीद कर रहे थे कि टैक्सेशन बहुत बढ़ेगा और महंगाई आ सकती है बहुत ज़्यादा, लेकिन सरकार ने बजट बहुत अच्छा पेश। कुल मिला जुला के यह बजट बहुत ज़्यादा संतुष्टिजनक नहीं है। रक्षा बजट देश के हित में देखते हुए बढ़ाना एक अच्छा कदम है। सार्वजनिक बस परिवहन निगम को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक अलग से धनराशि नियत की है, यह भी एक अच्छा कदम है। लेकिन रेलवे में पूर्वांचल को कोई सुविधा नहीं दी गई। हम लोगों ने आशा की थी कि एक इंटरसिटी ट्रेन आजमगढ़ लखनऊ मिलेगी, लेकिन उसका कोई उल्लेख नहीं है। कृषि का बजट सरकार ने बढ़ाया है, जो कि किसानों को लाभप्रद होगा, उनको लाभ मिलेगा। पेट्रोल और डीजल पे इन्होंने उपकर बढ़ाया है, लेकिन उसका सामान्य जन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह भी एक संतोषजनक घोषणा है। सीनियर सिटीजन 60 वर्ष से चालू हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई आयकर में विशेष छूट या योजना लागू नहीं की गई है, जो लागू की जानी चाहिए थी। सामान्य जनता को आयकर स्लैब में कोई छूट नहीं दिया गया है, जबकि इस छूट बढ़ाने की 5 लाख रुपए तक आशा हम लोग कर रहे थे, वो फलीभूत नहीं हुई। स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष ध्यान दिया गया है, इसके लिए विशेष बजट दिया गया है। विशेषकर कोविड बीमारी को दूर करने के लिए जो वैक्सीन वगैरह बनाया गया है, यह भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आगामी वर्षों में शिक्षा नीति क्या होगी, इस पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। बार बार अखबारों में आता है कि नई शिक्षा नीति लागू होगी, नई शिक्षा नीति लागू होगी, लेकिन अभी तक कोई उसकी स्पष्ट खाका, कोई प्रारूप नहीं आया है कि कैसे पढ़ाई होनी चाहिए, क्या पढ़ाई होनी चाहिए। कुल मिला जुला के बजट एक आम बजट है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा लाभ साधारण जनता को नहीं है। कहने का मतलब है ये बजट पास हुआ पूंजीपतियों के लिए। अब बजट पास हुआ, अब सरकार अपने हिसाब से बजट बनाती है। घाटे का बजट है, सामान्य जनता के लिए कुल मिला जुला के कुछ यह संतुष्टिजनक नहीं है। ये आम बजट जो पेश हुआ है, इसमें न गरीबों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है सरकार द्वारा, न किसानों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह बजट सीधा सीधा बड़े आदमियों के लिए बनाया गया है टोटली। हाँ, इससे हम असंतुष्ट हैं इस बजट से। पूरा बजट पूंजीपतियों के लिए जी, टोटली पूरा बजट पूंजीपतियों के लिए है। आम जनता के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम उसमें मिडिल क्लास से लेकर किसान और छोटे तबके के लोग हैं, उन सभी को उसमें ख्याल करना चाहिए बजट में। ये तो टोटली शहरी लोगों के लिए बजट बना है। इस बजट में जो है टोटल जो है शहर के हाई प्रोफाइल लोगों के लिए का ही ध्यान रखा गया है। इसमें मिडिल क्लास या गांव के आदमियों का कोई नाम ही निशान नहीं लिया गया है। देखिए, बजट तो जो पेश किया है मोदी सरकार ने, बहुत अच्छा बजट है। इसमें गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों सबका ध्यान रखा गया है। और कोरोना काल में जहाँ पे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई पड़ी है, वहाँ पे अगर देखा जाए तो मोदी सरकार की जो बहुत
एजुकेटेड जो मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा जो बजट पेश किया गया वो काफ़ी सराहनीय है। युवाओं, गरीबों और अपर क्लास, मतलब तीनों जो अपने क्लास आते हैं, सबके लिए बहुत अच्छा बजट है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की विश्व प्रसिद्ध चौरी चौरा घटना के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी वर्ष महोत्सव समारोह का 4 फरवरी से आगाज होने जा रहा है। 4 फरवरी 2021 से शुरू होकर 4 फरवरी 2022 तक यह महोत्सव चलेगा। चौरी चौरा शताब्दी समारोह में एक विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की भी तैयारी है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन होगा। समारोह के निमित्त जनपद में कुंवर सिंह उद्यान का चयन किया गया है, जहां स्कूलों संस्थाओं से निकली रैली तय समय पर पहुंचकर एक साथ वंदे मातरम का गायन करेगी। एडीएम प्रशासन नरेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को उद्यान का निरीक्षण कर प्रशासनिक व नगर पालिका के अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के बाबत निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चौरी चौरा शताब्दी समारोह के अवसर पर उद्यान में एक एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी, जिस पर जनपद की जनता व छात्र पीएम नरेंद्र मोदी के उद्बोधन का सजीव प्रसारण देख सुन सकेंगे। चौरी चौरा की अनूठी वीर गाथा से छात्र छात्राओं को रूबरू कराया जाएगा। ये चौरी चौरा कांड हुआ था जो गोरखपुर में, उसी के संबंध में जो है 4 फरवरी से 20 से 4 फरवरी 21 तक जो है 1 वर्ष का एक कार्यक्रम, 21 से 22 तक जो है 1 वर्ष का एक कार्यक्रम चलेगा। उसमें 4 फरवरी को ये कुंवर सिंह उद्यान जो 1857 के हमारे जो है हीरो थे क्रांति के, तो उनके नाम से ये उद्यान है। जैसा कहा जाता है कि यहाँ कभी वो आए हुए थे, तो युद्ध हुआ था, तो इसी में जनपद स्तरीय एक कार्यक्रम होगा, उसी को देखा जा रहा था। क्या कार्यक्रम ये है कि वो रैली निकाली जाएगी सुबह से और जीजीआईसी से, और रैली निकाल के रैली का समापन यहीं पे होगा। और यहीं पे जो है एक एलईडी लगा करके जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री जी हमारे उद्बोधन करेंगे इस अवसर पर। वो लाइव प्रसारण बच्चों को और यहाँ के लोगों को वो सुनाया जाएगा, और वंदे मातरम गीत का गायन वगैरह होगा शहीद के माध्यम से। यही कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार यूपीवीसी विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यूपीवीसी विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज आईएनसी बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। वॉल इंटीरियर के लिए भी संपर्क करें। 3D वॉलपेपर, 5D वॉलपेपर, डिजाइनिंग वॉलपेपर, किचन, बेडरूम एंड ड्राइंग रूम वॉलपेपर। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़।